हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे हम सिंपल स्पेसिफिक हीट के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि आगे चल के हम इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी कंटेनर में वाटर को बॉयल होने के लिए रखते हैं, उस केस में पहले क्या गर्म होता है? पहले कंटेनर गर्म होता है या पहले वाटर गर्म होता है? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कंटेनर मेटल का होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि पहले कंटेनर गर्म होता है, वाटर बाद में गर्म होता है। वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? इसका आंसर हम स्पेसिफिक हीट में सीखने वाले हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होने चाहिए। वो मटेरियल है, हम 3 स्फेरिकल बॉल लेते हैं, जिनमें से एक होता है आयरन का, एक होता है कॉपर का और एक होता है लेड का। तीनों ही बॉल सेम साइज़ का होता है और उनका मास भी सेम होता है। इसके बाद हम तीनों ही बॉल को बॉइल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए रखते हैं। तीनों बॉल को थोड़ी देर वाटर में रखने के बाद सेम टाइम में हम तीनों ही बॉल को बॉइल्ड वाटर से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम तीनों बॉल को वैक्स के एक थिक स्लैब के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों ही बॉल, जो एक आयरन का था, एक कॉपर का था और एक लेड का था, ये तीनों ही वैक्स को मेल्ट करने लगते हैं और वैक्स के अंदर चले जाते हैं, जैसा कि हमें फिगर में भी दिख रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम देखेंगे कि आयरन का बॉल ज़्यादा डेप्थ तक गया है, कॉपर का बॉल आयरन के कंपेयर में थोड़ा कम डेप्थ तक गया है और लेड का बॉल सबसे कम डेप्थ तक वैक्स के अंदर गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? तीनों को हमने सेम टेम्परेचर पे गर्म किया था, सेम टाइम इंटरवल तक गर्म किया था, फिर भी ये वैक्स के अंदर तीनों की डेप्थ डिफरेंट क्यों है, ये समझते हैं। जो भी बॉल बॉइल्ड वाटर से ज़्यादा हीट को गेन करेगा वो वैक्स के ऊपर उतनी ही ज़्यादा हीट को रिलीज़ करेगा, और जो भी बॉल वैक्स के ऊपर ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा वहाँ पर वैक्स उतनी ही ज़्यादा मेल्ट होगा। तो और जहाँ पर वैक्स ज़्यादा मेल्ट होगा वहाँ पर बॉल उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में वैक्स के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन का बॉल ज़्यादा डेप्थ में गया, इसका मतलब आयरन ने बॉइल्ड वाटर से ज़्यादा हीट को गेन किया था, तो वो बॉल वैक्स को ज़्यादा हीट रिलीज़ किया, वहाँ पर वैक्स ज़्यादा मेल्ट हुआ। सो ऑब्वियसली आयरन का बॉल ज़्यादा डेप्थ तक वैक्स के अंदर एंटर किया। इसके कंपेयर में कॉपर ने कम हीट को गेन किया था तो उसने कम हीट को रिलीज़ किया। इसके कंपेयर में लेड ने आयरन और कॉपर के कंपेयर में कम हीट को गेन किया, तो वो वैक्स के ऊपर उतनी ही कम अमाउंट के हीट को रिलीज़ किया। सो ऑब्वियसली लेड की डेप्थ आयरन और कॉपर के कंपेयर में कम थी। इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर हम इक्वल टेम्परेचर से बढ़ाएं तो वो डिफरेंट अमाउंट में हीट को एब्जॉर्व करता है। तो डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट अमाउंट में हीट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब इस एक्टिविटी में आयरन की स्पेसिफिक हीट कॉपर और लेड के कंपेयर में मैक्सिमम थी। अब हम सीखेंगे डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसे हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अब हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखते हैं। सपोज हमने एक सब्सटेंस लिया जिसकी स्पेसिफिक हीट है स्मॉल c, मास है m, और उसे डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाया या घटाया जाता है। तो अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो वो हीट एब्जॉर्व करेगा, और अगर उसके टेम्परेचर को डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से घटाया जाता है तो वो हीट रिलीज करेगा। तो टोटल अमाउंट
of heat absorbed or released is calculated by Q equal to mc delta T. Here Q is a amount of heat absorbed or released. यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर M उस सब्सटेंस का मास है, C स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर डेल्टा T बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा और अगर डेल्टा T कम होगा तो हीट रिलीज होगा। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकाल लिया, C इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ से हमने इसकी यूनिट को कैलकुलेट किया। इसकी SI यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसे समझने के लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता है। हम जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट से हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करने लगेगा। हॉट ऑब्जेक्ट के हीट रिलीज करने की वजह से उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जबकि कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट गेन करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट जितने अमाउंट में हीट को रिलीज करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट उतने ही अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यही कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज कहलाता है। मतलब हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट जितनी अमाउंट में एनर्जी को लॉस्ट करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट उतने ही अमाउंट में हीट को गेन करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में हीट को मेजर करता है। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हमें 3 टॉपिक पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एक लैटेंट हीट, एक स्पेसिफिक हीट और एक हीट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। अगर ये तीनों आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आपसे सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल वाले वीडियो देखने से पहले आप ये 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लें।